नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मित्तल, फिजिक्स लेक्चरर, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के एसएसके इंटर कॉलेज से। और जैसा कि हम अपने पाठ्यक्रम के अध्याय 11 में जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि विकिरणों और पदार्थ की जो डबल नेचर है, दोहरा व्यवहार है, उस पर हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना देखी थी और उससे संबंधित जो एक्सपेरिमेंट्स होते चले आ रहे थे, तो उसकी व्याख्या हमने देखी कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तरंग के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है, तो वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाया। उसमें जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए थे, एक प्रायोगिक व्यवस्था में वोल्टेज आरोपित करके किसी प्लेटों के बीच में, तो अलग अलग इंटेंसिटी का, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालकर और अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर हमने जो फोटो करंट बनी थी, उस करंट की इंटेंसिटी को हमने नापा था। तो हमने देखा था कि जो जो हमें रिजल्ट मिले वो हमारा तरंग सिद्धांत उसको किसी भी तरीके से समझा नहीं पाया। तो उसकी व्याख्या फिर जो सन 1900 में प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की परिकल्पना दी थी, तो उसको आधार मानते हुए आइंस्टाइन ने फिर उसकी व्याख्या की और ये माना कि जो हमारी प्रकाश रूपी एनर्जी चलती है, ये अपने आप में हर एनर्जी को सरफेस एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि एनर्जी के कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, कुछ विविक्त इकाइयाँ होती हैं, और वो संगठित होकर के पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ती हैं, जिसको क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। और वो फोटोन जब आगे बढ़ता है तो उसकी जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, E=h/ν, जहाँ हमने बताया था कि h जो है प्लांक नियतांक है। तो इस तरीके से वो ऊर्जा के पैकेट आगे बढ़ते हैं, और यही कारण है कि जब जो रेडिएशन है वो किसी सतह पर पड़ा था, तो साफ लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है आइंस्टाइन के अनुसार, जैसे कि कोई एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से कोलिजन कर रहा है और उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी स्थानांतरित हो रही है। और साफ देख रहे हैं कि इसमें जो एनर्जी है, देखिए हम कह रहे हैं कि फोटोन एक कण है, और जब कण है तो उसमें एनर्जी है, और उस एनर्जी का संबंध आवृत्ति से है, तो इसका मतलब है कि वहाँ तरंग भी एसोसिएटेड है। तो साफ है कि किसी भी तरंग में कण का भी व्यवहार नज़र आ रहा है और तरंग का भी व्यवहार नज़र आ रहा है। और यही रीज़न है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फिनोमिना थी, उसमें हमारा तरंग सिद्धांत फेल हुआ उसको समझाने में, और कण जो क्वांटम सिद्धांत है वो यहाँ पर अप्लाई हुआ। तो स्पष्ट है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं जो तरंग सिद्धांत से उनकी पुष्टि हुई, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि हमारे सिलेबस के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव, और आगे आप पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये सब प्रकाश के कण सिद्धांत के आधार पर तय हुई। तो इससे स्पष्ट हुआ कि प्रकाश में डबल नेचर होती है। और आइंस्टीन के जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी है, सापेक्षिकता का सिद्धांत, उसके अनुसार मास एनर्जी रिलेशन आपने पढ़ा होगा, E=mc², जिसके अकॉर्डिंग मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती रहती है। तो वो स्पष्ट है कि यहाँ जो रेडिएशन आ रहे थे, अगर उन कणों का द्रव्यमान m है और वो प्रकाश की चाल से चल रहे थे, तो इसका मतलब उनके भीतर जो ऊर्जा हुई वो E=mc² हुई। और प्लांक के अनुसार E=h/ν, तो दोनों को आप समान कीजिएगा, तो तुलना करने पर आप देखिए कि h/ν=mc², यानी कि यहाँ से आपको उस फोटोन का द्रव्यमान, उस क्वांटा का द्रव्यमान भी ज्ञात हो रहा है, m=hν/c²। इसका मतलब है कि हर प्रकाश में फोटोन के रूप में एक कण का व्यवहार होता है, और उस कण का द्रव्यमान hν/c²। अब ये जो द्रव्यमान है, ये उस फोटोन का गतिक द्रव्यमान है, जो उसकी गतिक अवस्था में है। वास्तव में जो विराम द्रव्यमान होता है इस फोटोन का, वो शून्य ही होता है। तो गतिक अवस्था में उसका द्रव्यमान आप देख रहे हैं, उसकी खुद की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। और यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला है कि जो हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखा था, उसमें जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें थी, जो भी रेडिएशंस थे, उन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम कह सकते हैं उनके फोटोन की जो मास होता है वो अलग अलग होता है। अच्छा, जब प्रकाश रूपी ऊर्जा को हम कह रहे हैं कि वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चल रहे हैं, जिनको हम क्वांटा कहते हैं, और क्वांटा एक प्रकार के कण है, फोटोन एक प्रकार के कण है, और कण में संवेग होता है। तो इसका मतलब इन फोटोन में भी संवेग होना चाहिए। तो जरा चेक करके देखें फोटोन का संवेग कितना होगा। हम जानते हैं कि अगर कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करे तो उसका संवेग p बराबर होता है mv। तो हमारा जो फोटोन है वो आप देख रहे हैं m द्रव्यमान का फोटोन
जिसका द्रव्यमान h न्यू अपॉन c स्क्वायर है, वो c वेग से गति कर रहा है, तो उसका संवेग हो गया p बराबर mc। और यहाँ से m हम अगर जो हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन है यहाँ से m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, उसको यहाँ से एसोसिएट करें तो आप देखिए कितना हो जाएगा, ई अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, यानी कि संवेग हो जाएगा p बराबर ई अपॉन सी। इसका मतलब किसी फोटोन का संवेग उसकी ऊर्जा और उसके वेग पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में चूँकि प्रकाश की चाल बदल जाती है, तो प्रकाश की चाल के आधार पर वहाँ उसका संवेग बदल जाएगा माध्यम चेंज होने पर, और वो उसकी ऊर्जा और उसके वेग के अनुपात के बराबर होगा। ये जो संबंध है p इक्वल टू ई अपॉन सी, ये केवल प्रकाश के रूप लिए है, जिसमें कि हम उसको एक तरीके से मासलेस पार्टिकल की संज्ञा दे रहे हैं। किसी मैसिव पार्टिकल के लिए एनर्जी और संवेग में ये संबंध नहीं होता। तो यहाँ आप अगर हम प्लैंक का रूल यहाँ पर अप्लाई कर दें तो E इक्वल टू हो जाएगा h न्यू अपॉन सी, और C को हम कह सकते हैं न्यू लैम्डा, तो ये हो जाएगा h न्यू अपॉन न्यू लैम्डा। और आप देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलने जा रहा है कि न्यू से यहाँ न्यू कैंसिल हो गया, तो फोटोन का जो संवेग है वो P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। आप देखिए फोटोन का संवेग, यानी कि फोटोन मीन्स किसी कण का संवेग। अब देखिए दो बातें विरोधाभासी नजर आ रही हैं कि कण का संवेग और दूसरी चीज संवेग निर्भर कर रहा है तरंगदैर्ध्य पर, जबकि संवेग तो केवल कणों में ही होता है, तरंगदैर्ध्य तो तरंगों की होती है। तो इसका मतलब फोटोन का संवेग अगर उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश में जो फोटोन के रूप में आगे संचरण होता है, कण भी एसोसिएटेड होते हैं, कण का स्वरूप भी है उसमें और तरंग का स्वरूप भी है। और इसीलिए जो हम अब तक प्रकाश का कण स्वरूप देख रहे थे, यानी कि वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, ये रिजल्ट पलट करके उल्टा आ गया, यानी कि कण में भी तरंग का स्वरूप होता है। और इसीलिए अब हमने टॉपिक यहाँ बदल दिया है, हमारा द्रव्य तरंग, यानी कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी कि पार्टिकल की नेचर अब दूसरी नजर आने लगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कण में भी तरंग की प्रकृति होती है। और हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति में दो ही एंटिटी है, या तो मैटर है या रेडिएशन है, एनर्जी है। तो और प्रकृति बैलेंस होकर चलती है अपने आप में। तो जिस तरह से हम शुरू से जो पिछले दो टॉपिक में हम डिस्कस करते आ रहे थे वेव नेचर ऑफ रेडिएशन की, प्रकाश का कण स्वरूप की, वो आप देखिए चेंज होते होते पलट गया, कण में भी तरंग की नेचर होती है। और क्या प्रकृति के सामान्य कण भी तरंग की तरह के लक्षण प्रदर्शित करते हैं? इसके लिए फ्रांस के साइंटिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रॉगली ने सामान्य कण भी तरंग की तरह के गुण और व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसको दर्शाने के लिए अपना एक हाइपोथेसिस दिया, एक परिकल्पना प्रस्तुत की। चलिए उसको समझते हैं। जब प्रकाश के दोहरे व्यवहार की बात सामने आ गई कि प्रकाश में तरंग प्रकृति के साथ साथ कण प्रकृति भी होती है, प्रकाश में पार्टिकल के रूप में आगे बढ़ता है प्रकाश, तो डी ब्रॉगली जो फ्रांस के साइंटिस्ट, उन्होंने कल्पना की कि प्रकृति भेदभाव नहीं कर सकती। अगर तरंग में यानी कि रेडिएशन में पार्टिकल नेचर हो सकती है, तो इसका मतलब है कि हर गतिमान पार्टिकल में भी वेव नेचर जरूर होनी चाहिए। तो वहाँ उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस, अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की, और वो ये थी कि कोई भी पार्टिकल जब गति करता है तो उसके साथ तरंगें बन जाती हैं। हम ये कहें कि वो कण गति के समय तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, यानी कि उसमें कण के साथ साथ तरंग भी शामिल हो जाती है। और उन्होंने माना कि अगर मान लीजिए वो कण v वेग से गति कर रहा है, इसका जो संवेग अगर p है, तो इससे संबंधित जो तरंगें बनेंगी उनकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p होगी, जहाँ h प्लांक नियतांक है, ये हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं। और स्पष्ट है कि यहाँ लैम्डा जो है वो तो एक तरंग से संबंधित है, क्योंकि तरंगदैर्ध्य तरंगों की होती है, और संवेग एक कण से संबंधित है, संवेग कणों का होता है। तो कण का संवेग उससे संबंधित या उससे जुड़ी हुई तरंगों की तरंगदैर्ध्य से संबंधित है। और यहाँ अगर देखें उसका द्रव्यमान m और v है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ये जो फॉर्मूला, ये जो संबंध है, इसी को हम
डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रिलेशन है। आप देखिए जो अभी हमने पीछे संबंध फोटोन के बारे में समझा था, प्रकाश के कणिक रूप के बारे में समझा था, तो वहाँ भी हमने उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात की थी h/mc। तो वहाँ फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर था, और यहाँ एक पार्टिकल है, मैसिव पार्टिकल है, लेकिन वो v वेग से गति कर रहा है, तो वहाँ उसका वेग v है। कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की हम बात करें और किन्हीं दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन को गति कराया जाए एक विभवांतर के मध्य, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरह से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव कर रहा है, तो हम जानते हैं कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर पहुँचने पर उसकी गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो k इंटू, अगर यहाँ वोल्टेज का डिफरेंस v है तो k इक्वल टू क्यू इंटू वी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी k इक्वल टू ई इंटू वी। और अगर इस कण में द्रव्यमान m है और यहाँ पहुँचने पर उसका वेग v हो जाता है, तो हम जानते हैं कि ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, या इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कि हाफ m v स्क्वायर अपॉन एक m से और मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखिए ये बन जाएगा हमारा m स्क्वायर v स्क्वायर, और m v है हमारा संवेग उस पार्टिकल का, तो यहाँ से p इक्वल टू एम वी, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2m इंटू के, ये उस पार्टिकल का संवेग आ गया जो कण दौड़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन के रूप में हम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का संवेग आ गया, और यहाँ से संवेग हो गया p इक्वल टू अंडर रूट 2m के, और उसकी जो गतिज ऊर्जा है प्लेट दूसरी प्लेट पर पहुँचने पर वो ई वी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2m इंटू ई वी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो संवेग हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, यानी कि संवेग मीन्स अंडर रूट 2m इंटू ई वी। ये उस इलेक्ट्रॉन का से एसोसिएटेड वेव की तरंगदैर्घ्य होगी जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर पहुंच रहा है। उस इलेक्ट्रॉन की से जुड़ी हुई उस तरंग की तरंगदैर्घ्य का मान आप देख रहे हैं कि h कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, तो उन प्लेटों के बीच विभवांतर पर निर्भर करेगा। अगर हम यहाँ पर h का मान 6.6 10 की घात माइनस 34 और m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम और e का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये हम भर दें तो हम देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू आती है 12.27 अपॉन अंडर रूट में v। आप देख रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो कि कण था लेकिन गति के कारण उसमें एक तरंग बनी और उस तरंग की तरंगदैर्घ्य 12.27 अपॉन अंडर रूट v। ये जो संबंध है ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्वतः गति नहीं कर सकता, उसको हमने दो प्लेटों के बीच विभवांतर आरोपित करके गति कराई है, जिसकी वजह से उसकी मोमेंटम उसके अंदर या उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने उस आधार पर तय की है। लेकिन डी ब्रोगली कहते हैं कि ये संबंध, ये जो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ ली है, ये हर एक पार्टिकल के लिए जो गति कर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप भी दौड़ते हैं तो आप भी तरंग की भांति व्यवहार करेंगे, आपसे भी बद्ध एक तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्धारित हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे आपका मास 60 kg है और आप जब दौड़ लगाते हैं तो मान लीजिए आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकते हैं आप। तो आप देखिए कि उस समय जब आप दौड़ रहे होंगे तो आपके दौड़ने से संबद्ध वो जो वेव बनेंगी उनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। आप देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ है हमारे पास, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा 6.6 10 की घात माइनस 34 हो जाएगा और संवेग हो जाएगा आपका एम वी, यानी कि 60 गुणा 5। इसको आप हल करेंगे तो ये 2.2 गुणा 10 की घात माइनस 32 इतने मीटर की होगी, या 2.2 गुणा 10 की घात माइनस 22 एंगस्ट्रॉम की होगी। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आप ढूंढिए आप कहाँ बैठते हैं, और आप देखिए कि ये बहुत बहुत कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंग है। और यही रीज़न है कि इसका जो प्रेजेंस है, जब हम दौड़ेंगे तो हम इसकी प्रेजेंस हमारे साथ होगी तो सही, लेकिन कोई खास मायने नहीं होंगे उसके। लेकिन जितना पार्टिकल छोटा होता चला जाएगा, मान लीजिए जैसे कि हम एटॉमिक डोमेन की बात करें, उस साइज़ के अगर हम पार्टिकल की बात करें जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं कि अगर हमने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल 150 वोल्ट के बीच में गति कराया
जैसा कि हमने एक संबंध निकाला है। तो आप यहाँ देखिए लैम्डा कितना बनेगा उस समय, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 150, और 150 का अंडर रूट लगभग यही होता है, तो हम कह सकते हैं लगभग 1 एंगस्ट्रॉम। या आप 100 वोल्ट पर अगर उसको दौड़ाते हैं तो उस समय लैम्डा की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो वो लगभग 1 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि गतिशील इलेक्ट्रॉन से बद्ध जो तरंगे बनेंगी उनकी तरंग दैर्ध्य जो आई है वो खुद एटॉमिक साइज के इक्वल आई है, क्योंकि एटम का साइज या जो पदार्थ में एटॉमिक स्पेस होता है वो लगभग एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का ही होता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई तरंग किसी ऐसे पदार्थ या ऐसे स्पेस में से गुजरती है जो उसी के ऑर्डर का साइज का हो, तो वहाँ पर तरंगों में विवर्तन होने लगता है, इंटरफेरेंस होने लगता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए कि गतिमान कण के साथ भी तरंगें होती हैं, यानी कि कण में भी तरंग प्रकृति होती है, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया डेविसन और जर्मर के द्वारा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उस पूरे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर कण में भी तरंग होती है, या हम कहें कि द्रव्य में भी कण का व्यवहार होता है, यानी कि मैटर भी डुअल नेचर रखता है लाइट की तरह से। तो इस तरह से हमने पाया कि लाइट और मैटर दोनों में अपने आप में डुअल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है, दोहरा व्यवहार होता है। और ये हमारी प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता है, और ये इन बातों से पुष्टि भी हो रही है। आप नेक्स्ट चैप्टर में जब वहाँ बोर की हाइपोथेसिस पढ़ेंगे परमाणु के साइज के बारे में, तो वहाँ आप पाएंगे कि जो ये मैटर वेव हैं, तरंग कणों से जुड़ी हुई तरंग, इनको हम बोलते हैं द्रव्य तरंगें। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ था द्रव्य तरंग। तो ये जो मैटर वेव हैं ये अपने आप में जब आप वहाँ पर एक पोस्टुलेट पढ़ेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम वो भी अपने आप में क्वांटाइज होता है। तो वो उसके मैटर में वेव के बिहेव के कारण ही होता है। इसी तरीके से बोर ने एक अपनी प्रस्ताव दिया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, प्रायिकता घनत्व का। प्रायिकता घनत्व से मतलब है कि कहीं किसी स्पेस में, किसी एकांक आयतन में किसी कण के पाए जाने की संभावना। तो उन्होंने माना कि जब जहाँ जहाँ मैटर वेव की तीव्रता यानी कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उस कण के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा होगी जहाँ मैटर वेव की एनर्जी या इंटेंसिटी थोड़ी कम है। तो वहाँ भी मैटर वेव से संबंधित ही बोर ने अपना प्रस्ताव दिया था, जो कि यहाँ पर पुष्टि भी हो रही है कि प्रकाश के दोहरे व्यवहार की तरह से ही कणों में भी दोहरा व्यवहार होता है। और इसी तरीके से हाइगेंस का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, थोड़ा डिटेल में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बताता है कि किसी कण की स्थिति और उसका जो संवेग होता है दोनों को एक साथ एक्यूरेट मापना असंभव है, दोनों में एक साथ मापने में जरूर त्रुटियां होंगी। तो वो भी वहाँ पर मैटर का वेव से और वेव का मैटर से कोरिलेशन यूज़ होता है, उसी के आधार पर ही हाइगेंस का प्रिंसिपल वो वहाँ पर पुष्ट होता है। तो चलिए, ये हमने काफ़ी डिटेल में डुअल नेचर दोनों तरह की, प्रकाश की भी और कण की भी, यानी कि पदार्थ की भी, ये हमने अध्ययन किया है। ये जो मैटर का हमने अभी जो कहा कि जिस ऑर्डर की वेव होगी उसी ऑर्डर पर, अगर मान लीजिए उसी ऑर्डर के पार्टिकल्स पर वहाँ पर वो इंसिडेंट होगी तो वहाँ पर उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बनना चाहिए। और इसके लिए डेविसन जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पर निकिल का क्रिस्टल लिया, और निकिल के क्रिस्टल में जो लैटिस होते हैं, जो एटॉमिक स्पेस होता है, वो एटॉमिक लेयर के बीच की जो गैप होता है उसे हम लैटिस गैप कह देते हैं। तो वो 0.91 एंगस्ट्रॉम के आसपास, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही होता है। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई जो तरंग है उनको हम 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास तैयार कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम को निकिल क्रिस्टल पर डाल करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंगों का डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है और उनकी तीव्रता उसको ऑब्जर्व किया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप यहाँ चित्र में एक डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है उसका अरेंजमेंट देख रहे हैं, जिसमें कि आप यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन की व्यवस्था देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट होता है जिसको कि हम लो टेंशन की एक बैटरी से उसको गर्म करते हैं और उससे जो है हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को चूँकि वो चारों तरफ फैलते हैं तो उनको फोकस करने की एक व्यवस्था होती है, फोकसिंग एनोड के द्वारा
हम हाई टेंशन की बैटरी से जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो आरोपित करके हम उस बीम को फोकस्ड कर लेते हैं। और जब हमारा बीम इलेक्ट्रॉन का बीम बन जाता है, पुंज बन जाता है, तो उसको एक्सीलरेट करने के लिए यहाँ एक आगे एक एक्सीलरेटिंग एनोड की व्यवस्था होती है, त्वरक एनोड कह देते हैं उसको। और उसको हम हाई पोटेंशियल पर रखते हुए अपना मनचाहा वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम को दे देते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज तैयार हो जाता है। ये पुंज देख रहे हैं आप, आगे बढ़ रहा है और एक निकिल के क्रिस्टल पर लंबवत आरोपित हो रहा है। निकिल के क्रिस्टल की विशेषता होती है कि उसको अगर हम ऑब्लिकली उसको कट करें तो उसके जो एटॉमिक लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के बीच में जो गैप होता है वो स्वयं में एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में आप हायर एजुकेशन जब करेंगे तो वहाँ आप उसको ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। और ये गैप निकिल के क्रिस्टल के लिए, ये जो ग्रेटिंग डिफरेंस है, ग्रेटिंग इंटरवल, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये निकिल क्रिस्टल में 0.91 एंगस्ट्रॉम का होता है। जब ये निकिल क्रिस्टल पर ये बीम आगे बढ़ता है तो यहाँ देखिए जैसे ही आपतित होगा तो वो बीम हमारा स्कैटर होना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ प्रकीर्णित होगा। तो किसी एक डायरेक्शन में हमने स्केल बना रखा है राउंड शेप में, जिस पर कि इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर जो है वो मूव कर सकता है, उसकी व्यवस्था की गई है। और उस डिटेक्टर का संबंध जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम इस पर यहाँ डिटेक्ट होगा, ये इसको रिसीव करेगा, तो उसकी इंटेंसिटी के आधार पर इसका गैल्वेनोमीटर से हम कैलिब्रेशन करने के बाद उस गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आएगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से इस धारा मापी से प्राप्त होने वाली धारा को हम उस आने वाले बीम की तीव्रता से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ आने वाले बीम की स्कैटरिंग के बाद यहाँ इस पटरी पर डिटेक्टर के द्वारा उसकी इंटेंसिटी को इन द फॉर्म ऑफ करंट, ये डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट में व्यवस्था की गई। अब इसमें देखा गया कि जब हम इस एक्सीलरेटिंग वोल्टेज के थ्रू अलग अलग वोल्टेज पर, ये जो स्कैटरिंग एंगल हमको दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट रे बीम हमारी ये है और स्कैटर्ड बीम ये है, प्रकर्णित बीम, इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पर आने वाली जो इलेक्ट्रॉन बीम थी उसके वोल्टेज चेंज करते हुए करंट के आधार पर बीम की तीव्रता को नापा गया। तो ये पाया गया कि 40 वोल्ट तक, 40 वोल्ट का जो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज था, वहाँ तक तो जो अलग अलग एंगल पर हमारी इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रही थी उसके आधार पर प्राप्त होने वाली धारा, उसके बीच में ग्राफ हमारा एक कर्विकल शेप में इस तरीके से था, एक स्मूथ वक्र मिला। लेकिन जैसे ही 40 की बजाय 44 वोल्ट किए गए तो 44 वोल्ट पर अचानक इस कर्व में एक बम्प आया, एक उछाल आया यहाँ पर, और ये बढ़ते बढ़ते ठीक 54 वोल्ट पर ये उछाल सबसे ज़्यादा पाया गया। और ये जो सबसे ज़्यादा उछाल है, सबसे ज़्यादा जो बम्प हमको दिखाई दे रहा है, ये भी देखा गया कि ये 50 डिग्री पर पाया गया। और इसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज हमने बढ़ाए तो 64 या मतलब जितना हम बढ़ाते गए, ये बम्प उसी तरीके से कम होता चला गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट एक इंडिकेशन है कि जो बीम यहाँ इस क्रिस्टल पर आपतित हो रही थी, और हम कहें कि जो उसके एटॉमिक लेयर्स हैं उनके बीच में अगर उससे कोई वेव एसोसिएटेड थी, तो वहाँ एक तरीके से उन लेयर के बीच में जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, उसके कारण व्यतिकरण में हमको जो मैक्सिमा मिल रहा था वो मैक्सिमा की सिचुएशन को शो कर रहा था। और हम जानते हैं कि अगर हम इसको जो हमारी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू h/p, उसके आधार पर हम सॉल्व करते हैं तो ये 12.27 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ज़रा चेक करें कि जो उस समय इलेक्ट्रॉन बीम थी उससे एसोसिएटेड तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, उनसे संबद्ध तरंगों की तरंग दैर्ध्य, तो वो आएगी आपकी हल करके 12.27 अपॉन अंडर रूट 54, और इसको हम हल करते हैं तो ये लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम आती है। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा जिस एंगल पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, जितने वोल्ट पर, उस समय उस इलेक्ट्रॉन बीम से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य वो 1.67 एंगस्ट्रॉम पाई गई।
अब अगर ये एक्सपेरिमेंटली है तो इसको थ्योरेटिकली भी इतना ही आना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारी ब्रैग इक्वेशन होती है जो हमारा संपोषी व्यतिकरण के केस में, तो वो ब्रैग इक्वेशन हम जानते हैं कि ग्रेटिंग अगर जो इंटरवल है वो डी है तो एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, जहाँ ये जो थीटा है वो आपकी इंसिडेंट रे और जो आपकी स्कैटर्ड रे थी, तो इंसिडेंट रे का इस लेयर से एटॉमिक लेयर से बनने वाला एंगल है। तो अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर n इक्वल टू 1 के लिए, तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रॉम आती है। और आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो थ्योरेटिकली है और ये प्रैक्टिकली, ये दोनों आपस में काफ़ी नज़दीक हैं। तो इसका मतलब है कि कण के साथ जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही थी इलेक्ट्रॉन रूपी कण के रूप में, उसके साथ इसका मतलब तरंगे भी थी वहाँ, और तरंगों की वजह से ही हमको वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था, जिसके थ्रू हमको एक तरंग अधिकतम तीव्रता वाली प्राप्त हो रही थी, जिसकी तरंग दैर्ध्य ठीक वही थी जो कि थ्योरेटिकली मिलती है। तो इससे कणों में तरंग की प्रकृति की पुष्टि हुई। यहाँ कण की तरंग प्रकृति तो सिद्ध हुई, साथ ही साथ जो डी ब्रोगली का जो रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, इसकी भी पुष्टि हुई। और बाद में तो 1989 में एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस तरह का इंटरफेरेंस देखा भी गया, और 1994 में तो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा इंटरफेरेंस फ्रिंज भी प्राप्त की गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आज की हमारी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें एक नई ब्रांच मैटर वेव के आधार पर इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स ये स्थापित हुई। और आप जानते ही हैं कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होते हैं, उनकी रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने प्रकाश की वेव पार्टिकल नेचर और किसी पार्टिकल की मैटर वेव नेचर इस अध्याय में हमने उसी का डिस्कशन किया है। और आप देखिए कि लगभग 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर के और अब 21वीं शताब्दी का प्रारंभ है, तो लगभग 100-125 साल का हमने इतिहास भी संक्षेप में जान लिया। और जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, और ब्रह्मांड की जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप में भविष्य का वैज्ञानिक छुपा हुआ है, आप भी उन गुत्थियों में उलझिए और उनको सुलझाने का प्रयास कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में जो हमने डिस्कशन किया है उससे आपकी काफ़ी शंकाओं का समाधान होगा। और देखिए, आपकी पुस्तक में आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं लास्ट में, तो जिन संबंधों का हमने इस अध्याय में जिक्र किया है, चाहे वो प्रकाश विद्युत समीकरण है या डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हल कीजिए और इस अध्याय को और ज़्यादा निखारिए, ध्यान से पढ़िए, खूब पढ़िए। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक को लेकर के आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।